बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू क्लास नहम में सबक ज़ेवर का डिब्बा की पढ़ाई करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और मफ़हूम को समझेंगे। अलावा से ये बात ज़हन नशीन रहे कि इस अफसाने के किरदार हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी निस्बत से उनके खुदाओं का तज़किरा भी इस अफसाने में मौजूद है। सबक के मुताले से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़ेवर का डिब्बा। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी कहानी के अफसाने किसी एक हिस्से का इंतखाब करके बकिया हिस्से को अपने तख़य्युल की बुनियाद पर मुकम्मल कर सकें। तख़य्युल जिसे इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं और अदब की ज़ुबान में मतलब किसी ख़याल को उम्दा तौर पर बयान करने का जो अमल या तरीका होता है वो तख़य्युल कहलाता है। नंबर 2, बतौर सिन्फ़ अफसाने के लवाज़मात और अज्ज़ा से वाकिफ़ हो सकें। लवाज़मात मतलब जो ज़रूरी असबाब हैं और अज्ज़ा मतलब इसकी कहानी, उसका प्लाट, उसके किरदार वगैरह से। और नंबर 3, जुमला ख़बरिया की किस्मों से आगाही हासिल कर सके। जुमला ख़बरिया यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी गई हो, और जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ कर सकें, फ़र्क कर सकें। और नंबर 4, ख़ास तौर पर लाजिम और शेरी के हवाले से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल में तफ़रीक करके अपनी तहरीर और गुफ्तगू में मुनासिब अल्फाज और मौजू जुमले इस्तेमाल कर सकें। लाजिम मतलब वो फ़ेल जो फ़ाइल पर तमाम हो जाए और इसे मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, और शेरी मतलब शेर से मुताल्लिक़। जी अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर किताब के मुअल्लिफ़ीन ने अफसाने की तारीफ़ लिखी है कि मुख्तसर कहानी या एक ही पहलू या नुक्ते, सबक या नतीजे पर मुश्तमिल कहानी को अफसाने का नाम दिया जाता है। और मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मुआशरे की नाहमवारियों मतलब बुलंदो पस्त उतार चढ़ाव के बहुत से पहलुओं को हमारे सामने लाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप लाइब्रेरी में जाकर आप मुख्तलिफ़ अफसानों की किताबों का मुताला करें, चाहे वह प्रेमचंद की तहरीरें पढ़ें या किसी और की। और आखिर में ये भी कहा है कि आप अपने पसंदीदा अफसाना निगार के बारे में ज़रूर बताइए। जी, अब हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, इसी साल वालिद भी चल बसे, यानी उनका भी इंतकाल हो गया, और प्रकाश ज़िंदगी के जो शीरीं ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे, उनकी वसातत से यानी ज़रिए से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे ही रह गए और अब गुज़र औकात के लिए सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन रह गई। वालिद ने कोई जायदाद भी न छोड़ी, जायदाद मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी न छोड़ी, उल्टा बहू का बोझ और सर पर ला दिया, यानी प्रकाश की शादी कर दी। और औरत भी मिली तो तालीम याफ्ता, शौकीन, ज़ुबान की तरार मतलब तेज़, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने यानी मामूली घटिया ख़ज़ा खाना और आम कपड़ा पहनने की निस्बत मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर इनके आंसू पूछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पुख्ता यानी मजबूत, हवादार, साफ़ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता। ऐसा मकान 20 रुपये माहवार से कम में न मिल सकता था। काम सिर्फ 2 घंटे का था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कुन जहन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। कुन जहन मतलब मोटी अकल वाला, और कामचोर मतलब मेहनत से जी चुराने वाला। 9वें दर्जे में था यानी 9 क्लास में था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ठाकुर और ठुकराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना लड़का ही समझते थे, गोया वो मुलाजिम नहीं घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उससे मशवरा लिया जाता था। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ा कर चलने के लिए छड़ी उठाई। वीरेंद्र कौन है? ये ठाकुर और ठकुराइन का बेटा है। तो ठकुराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उमा देवी ने कहा। उमा देवी कौन है? ठकुराइन का नाम था। तुम्हारी क्या सलाह है? सलाह है, मशवरा है, वीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो वीरू बाबू से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ।
प्रकाश ने ज़रा तजब्जुब से कहा, यानी हिचकिचाहट से, मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका है, यानी फिर पढ़ाई तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ना करूँ, तुम्हारी यही सलाह है, जैसा मुनासिब ख्याल फरमाए। मैंने तो दोनों बातें अर्ज़ कर दी। तो कर डालूँ? मुझे डर लगता है लड़का कहीं बहक न जाए, फिर पछताना पड़ेगा। बहक न जाए मतलब गलत रास्ते पे न चल पड़े। क्यों? मेरे रहते हुए तो इसकी आप फिक्र ना करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज मतलब नुकसान भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ? रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमज़ोरी होती है जो उन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। यानी जिनको अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र होती है ना, फिर बाज़ औक़ात वो सच का इजहार भी नहीं कर पाते। प्रकाश में भी यही कमज़ोरी थी। बात पक्की होगी और शादी का सामान होने लगा। शादी का सारा इंतज़ाम प्रकाश के हाथ में था। 10-12 हज़ार रुपया खर्च करने के अख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात न थी। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान ज़िम्मेदार मैनेजर बन बैठा। यानी परेशान हाल नौजवान अब एक ज़िम्मेदार शख्स बन चुका था। कहीं बजाज उसे सलाम करने आया है। बजाज मतलब ये जो कपड़ा बेचते हैं वो लोग। कहीं मोहल्ले का बनिया उसे घेरे हुए, ये जो राशन वगैरह गल्ले वगैरह का कारोबार करते हैं बनिया कहलाते हैं। कहीं गैस और कहीं शामियाने वाला खुशामद कर रहा है, तारीफ़ कर रहे हैं। वो चाहता तो 200-400 रुपया आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन वो इतना कमीना न था, यानी कमज़र्फ न था। फिर उसके साथ क्या दगा करे, यानी धोखा करे, जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिए था, यानी उस पर एतबार किया हो। मगर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर ख़रीदे, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा, यानी उसे हसद और जेलसी होने लगी। घर आकर चंपा से बोला, हम तुम यहाँ रोटियों के मोहताज, और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हज़ारों लाखों का जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर ख़रीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बाज़ चीज़ों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा हंसदाना लहजे में बोली। चंपा यानी उसकी बीवी। हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने। ईश्वर मतलब जो इनका भगवान है हिंदुओं का। तो यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं, यानी हम तो भाई दुनिया में पैदा ही रोने के लिए हुए हैं। चंद्र प्रकाश, यही लोग मज़े उड़ाते हैं, ना कमाना ना धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते और चैन करते हैं। यानी प्रकाश कहने लगा भाई इन्हीं के मज़े हैं, ना इन्होंने कमाना होता है, बस बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसी को मज़े से खा रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं। चंपा, अपना अपना मुकद्दर है। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मज़े उड़ाते। यहाँ तो रोज़मर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है। गहने कपड़े को कौन रोए, यानी जेवरात ज्वेलरी वगैरह को कौन रोए। कोई ढंग की साड़ी भी तो नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं, यानी आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश ने तसल्ली दी, यानी दिलासा दिया। साड़ी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। ये मुसीबत के दिन हमेशा न रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुरा कर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। गुजर होती है यही बहुत है, यानी गुजारा हो जाता है यही बहुत है। बाकी झूठी तसल्लियाँ वगैरह या में दिल लगी वगैरह मैं नहीं करती। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और गम से सर झुका लिया। चंपा इसे इतना काहिरुल वजूद समझती है, यानी कामचोर सुस्त आदमी समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। बढ़िया मतलब बेहतरीन, आला। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। जेवरों की बात से सुनकर दिल जलता है। वैसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो, यानी मलिका। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। इसमें बचपन की क्या बात है। कोई फराख दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी नहीं करता। फराख दिल मतलब खुले दिल वाला। मैंने ऐसा सखी कोई नहीं देखा जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। मगर अहले सरवत का दिल दौलत के बोझ से दबकर सुकड़ जाता है। अहले सरवत मतलब मालदार लोगों का।
उसमें सखावत और फराख हौसलेगी के लिए जगह ही नहीं रहती, यानी दिल में जो है वो हौसले की, आला हौसले की जगह ही नहीं रहती। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आई। बार बार वही चमकीले जेवर आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल घिर कर आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। यकायक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक भी गहना नहीं, यानी जेवर नहीं। फिर भी वो कितनी शाकिर है, यानी शुक्र करने वाली है, शुक्रगुजार है। उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव कमरे से बाहर छत पर आया, यानी आहिस्ता से। ठाकुर साहब की छत उसकी छत से मिली हुई बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। Thanks for listening. Go to the other video for the second part of this lesson.